लीजिए सर कांग्रेस की शान। वाह ठीक बैठ कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम से कम है, प्रतिनिधित्व हर फील्ड में कम से कम करते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी महिलाएं एज अ प्रेस वर्कर्स हमें कम नज़र आ रही हैं। जब भाजपा सरकार बौखलाई अडानी मुद्दे को लेकर, और जब बम्बई में एक इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और सारे साथी साथ में नज़र आए, तो कोई बात है नहीं। तो जब सारे जब जिस तरीके से वहाँ पे माहौल बना कि जिन लोगों को कहा जा रहा था कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ है, वो सारे लोग एक मंच पे हाथ थामे नज़र आए, तो बौखला के जब कुछ समझ में नहीं आया तो भाजपा ने कहा कि नहीं नहीं, हम इंडिया नहीं भारत हैं। माँ को आई कहें, माँ कहें, माता कहें, माई कहें, माँ माई ही रहेगी, माँ बदल नहीं जाएगी। भारत को इंडिया कहें, हिंदुस्तान कहें, भारत भारत ही रहेगा, इंडिया इंडिया ही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर के कई नाम हैं। जब महिला आरक्षण बिल अचानक से याद आ गई भाजपा को कि अरे क्यों ना यही पारित कर दिया जाए, शायद 2024 में डूबती नैया पार लग जाए, और एक और हवा में जुमला छोड़ दिया गया। मतलब कि महिलाओं के आगे भरी हुई थाली रख दी गई 18-19 साल के बाद, और कहा गया देखो ये थाली है, इसमें खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन खाना नहीं है, खाने को मिलेगा 2039 में। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? तो बात ये हुई कि पहले कहा जा रहा है कि सेंसस किया जाएगा, सेंसस करने के बाद परिसीमन किया जाएगा, परिसीमन करने के बाद तब जाके कहीं महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। अगर आपकी मंशा साफ़ होती, आपके मन में जो महिला विरोधी भाजपा है, जो मैं अभी बताऊंगी आपको कुछ देर में कि किस तरीके से महिला विरोधी भाजपा है, अगर आपके मन में साफ़ होता और आपको अगर इच्छा होती कि महिलाओं को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिले, वाकई प्रतिनिधित्व मिले, तो अभी 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, आप उनको 33% आरक्षण आराम से दे देते हैं। लेकिन ये करने के बजाय आपने हवा में एक जुमला छोड़ दिया। हाँ, हम खुश हैं कि आरक्षण के ऊपर बात हो रही है, और क्यों नहीं खुश हो, ये परिकल्पना 1989 में राजीव गांधी जी ने करी थी, जब उन्होंने पंचायती राज एक्ट को पास किया और उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। सिर्फ तभी नहीं, उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने जो है वो महिलाओं को के लिए 33% आरक्षण की बात करी गई। फिर उसके बाद लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। हमने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को लाए, उसको पास किया। लोकसभा में जब वो बिल आया तो 7 मतों से वो बिल गिर गया। 7 मतों में 4 दिग्गज के नेता थे जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ वोट किया। उसमें LK आडवाणी जी शामिल थे, उसमें अटल बिहारी जी शामिल थे, जिन्होंने मुंह के बल इस बिल को गिरा दिया। 2019 से लगातार भाजपा की सरकार है, लगातार सोनिया जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी इस बात की मांग कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। झूठे जुमलों के बावजूद कोई चीज़, अब कोई शगुफा काम नहीं कर रहा है, तो एक हवा में महिला आरक्षण बिल की बात कर दी गई। अगर वाकई भाजपा महिलाओं के पक्ष में सोचती है, तो जब कुलदीप सेंगर ने उन्नाव में एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था, तो मीडिया और प्रियंका गांधी जी की आवाज़ उठाने का इंतज़ार क्यों किया भाजपा ने, और तुरंत उसको बर्खास्त करके जेल क्यों नहीं भेजा? चिन्मयानंद आज़ाद घूमता रहा, लेकिन उसके द्वारा शोषित लड़की जो थी उसने जेल काटी। 18 साल की आसिफा का जब बलात्कार किया जाता है कठुआ में, रखकर नशे का पदार्थ पिलाकर उसको रखा जाता है, बलात्कार करते हैं, उसका मुंह पत्थर से कुचल दिया जाता है, उसके लिए यात्रा निकाली जाती है, उसके लिए नहीं, सॉरी, उसके बलात्कारियों के पक्ष में यात्रा निकाली जाती है भाजपा और उनके सहयोगी दलों द्वारा। हाथरस में एक बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है, पूरा शासन प्रशासन एक हो जाता है। क्यों?
सज़ा देने के लिए नहीं बलात्कारियों को, बल्कि उस पीड़िता के घर वालों को डराने धमकाने के लिए आधी रात को केरोसिन पेट्रोल डाल के उस बच्ची को का दाह संस्कार कर देने के लिए, नज़रबंद करने के लिए परिवार को, जबकि बलात्कारी धमकाते आज़ाद घूम रहे थे। और दूर मत जाइए, और रीसेंट बात करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह, दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो बलात्कारी है, वो जब मौका पाता था महिलाओं का शोषण करता था। ये कौन महिलाएं हैं जिनका शोषण करता था? मैं आपसे पूछती हूँ। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हमारा सर सम्मान से, गर्व से ऊंचा किया था, जो तिरंगा लपेट के भारत की इज्जत बढ़ा रही थी। लेकिन जब जंतर मंतर पे वो बैठी तो अफसोस, उनकी इज्जत की रक्षा करने के लिए स्वास्थ्य, महिलाओं की मंत्री, कोई भी मंत्री सामने नहीं आई। स्मृति ईरानी जो फ़ौरन कूद पड़ती हैं, राहुल गांधी जी का नाम सुन के जलबला जाती हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला इन महिलाओं के पक्ष में। और तो और बृजभूषण शरण सिंह सीना ठोकते यूपी में कार्यक्रम करते हुए घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हिम्मत किसकी है जो मेरा टिकट काट ले। और करीब आते हैं, उज्जैन में 12 वर्षीय बच्ची महाकाल की नगरी में बलात्कार पीड़िता मेंटली चैलेंज सड़क पर घूमती रहती है 2.5 घंटे। शिवराज चौहान जी की सरकार है और उसको न्याय मिलने के बजाय उसको कोई अस्पताल ले जाता, उसको दुरियाया जाता है और वहाँ की पुलिस उसके ऊपर नज़र तक नहीं डालती। 2.5 घंटे तक वो खून में लथपथ बच्ची भटकती रहती है। इनसे उम्मीद करते हैं कि ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे। इनसे हम सोच रहे हैं कि ये सच में इनके दिल में महिलाओं के प्रति सम्मान है। ऐसा नहीं है कि बलात्कार विपक्ष शासित राज्यों में नहीं होते, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अगर बलात्कार होते हैं तो फ़ौरन फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका निवारण किया जाता है, फ़ौरन उसके ऊपर कदम उठाए जाते हैं, फ़ौरन कोशिश की जाती है कि पीड़िता को राहत पहुंचाई जाए और उसके साथ दुष्कर्म करने वालों को जो है वो सलाखों के पीछे किया जाए। अलवर का जो मामला था गैंगरेप का, वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि महिला जो पीड़िता थी उसको कांस्टेबल बनाया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसके साथ जुल्म करने वाले लोगों को आजीवन कारावास हुआ। लेकिन भाजपा तो सबसे पहले देखती है कि पीड़ित की जात क्या है, पीड़ित का धर्म क्या है, उसके साथ दुष्कर्म करने वाला किस ओहदे पे है, किस पद पे है, किस जाति का है, किस धर्म का है, और उसके बाद वो सज़ा मिलने के लायक है या नहीं है ये तय किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जब आपने अनुसूचित जाति और जनजाति को स्थान दिया था अपने बिल में, तो कैसे भूल गए ओबीसी समुदाय की महिलाओं को और उनको क्यों नहीं दिया? लगातार जातिगत जनगणना के लिए हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे जब मनमोहन सिंह जी ने सेंसस करवाया था जातिगत आधार पे, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बजाय उसको दबाए बैठी हुई है मोदी सरकार। हम कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जनसंख्या के आधार पर क्यों ऐसा नहीं है कि इतने सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं लेकिन उसमें से 3 ओबीसीज हैं? क्या नफ़रत है आखिर? जब नफ़रत भड़काना होता है, जब एक दूसरे के प्रति धकेलना होता है, तो ओबीसी समुदाय के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब उनको प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, जब उनको सशक्त उनकी महिलाओं को करने की बात आती है, तो मोदी सरकार को सांप सूंघ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जब सेंसस की बात हो रही है, और उसी हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो अगर देखा जाए तो सारा लब्बो लबाब या इस पूरी चीज़ का जिस्ट ये है, इस पूरी बात का वो ये है कि आपको आज भी मोदी सरकार को लगता है कि महिला जो है वो शोषण किए जाने का सामान है। उसके साथ अगर शोषण हो तो खामोश हो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं वो हमारा नेता, हमारा मंत्री तो नहीं है। जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिए ये 1-2 नहीं है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड, भाजपा के नेता के बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया, और जहाँ पे डीएनए पाया जा सकता था, जहाँ पे सबूत पाए जा सकते थे, रातों रात वो होटल गिरा दिया गया, और वो बच्ची के माँ बाप आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ओबीसी को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? आखिर क्या मोदी जी को नफरत है ओबीसी से? ओबीसी के नाम पे वो सदस्यता रद्द करवाने की तो बात कर देते हैं, लेकिन जब उनकी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो क्यों आखिर बगलें झाँकने लगते हैं? क्यों इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया जा रहा है? हमारा सवाल सबसे बड़ा ये है।
उनकी अपनी नेत्रियां निकल निकल के बाहर आके कई बार कहती हैं कि हम सेफ नहीं महसूस करते हैं भाजपा में। इनसे हम उम्मीद कर रहे हैं हमें आरक्षण देंगे, इनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे। तो इस मुद्दे को उठाने के लिए और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इसका पूरा वो है। आप सवाल पूछ। पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया, पहली देश की राष्ट्रपति महिला कांग्रेस ने दी। कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम कहते हैं कि आप सही तरीके से सही मंशा के साथ आप ये बिल लेकर तो आएँ। हम कहते हैं कांग्रेस क्यों दे, भाजपा क्यों दे, समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल क्यों दे, कांग्रेस हमें अगर देना ही है तो इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाकर एक एक्ट बनाकर क्यों ना दें उन तमाम महिलाओं को, जहाँ पे आप प्रतिबद्ध कर दें हर पॉलिटिकल पार्टी को महिला को टिकट देने के लिए। मेरा सवाल वही था कि राज्य सरकार में भी वो कानून लागू किया जा सकता, संविधान उनके पास भी, तो राज्य सरकार आप क्यों नहीं कर रहे कि महिला को पहले आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है, तमाम पोजीशंस में टिकट्स दिए जा रहे हैं और दिए जाएंगे भी। आप कंपेयर करें अगर अन्य पार्टियों से तो कांग्रेस फिर भी बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे रही है, लेकिन अगर आप कंपेयर और किस तरह की महिलाओं को दे रही हैं कि अगर राजस्थान में कुछ होता है प्रकरण महिला विरोधी तो वहाँ की महिलाएं इतनी सशक्त हैं, इतनी सबल हैं कि अपनी सरकार से सवाल पूछ सकती हैं। दूसरी ओर मीनाक्षी लेखी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, प्रतिनिधित्व उन्होंने भी दिया है, लेकिन ये मंत्री नहीं मौन मंत्री हैं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व जबरन दे दिया जाए जो बोले ना? यहाँ ज़रूरी है ऐसी सबल सशक्त महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए जो अपनी सरकार में भी अगर कुछ हो। आप ही क्या है, दीपिका जी हैं, कितनी बड़ी विडंबना है कि महिला बिल के ऊपर संसद में बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी, वो निशिकांत दुबे जी जो आपकी अपनी विधायिका के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, सोनिया गांधी जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं और भाजपा की सांसद वहां बैठ के टेबलें ठोकती हैं और हंसती हैं, बजाय इसके कि एक बार कम से कम भौं ही सिकोड़ लें। क्या हमें ऐसा प्रतिनिधित्व महिलाओं का चाहिए कि सिर्फ रहें लेकिन दिखाई दें पर सुनाई ना दें? इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इस तरह से आरक्षण लेके आया जाए ताकि सबल महिलाओं को ग्रास रूट से लेकर पंचायत लेवल से लेकर जो नर्सरी होती है राजनीति की वहाँ से लेकर लोकसभा तक वो महिलाएं जो है वो प्रतिनिधित्व कर सके, एम्पावर कर सके अपने नीचे 50,000 और लाखों महिलाओं को। मैडम ये बात सही है कि आपने कांग्रेस को महिला को अधिक प्रायोरिटी दिया, लेकिन आने वाला लोकसभा चुनाव राज्यसभा चुनाव में 2024 में आप कितने सीट महिला के लिए आरक्षित कीजिएगा अपने 2024 का चुनाव में? उसका सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल सीटें जो है आरक्षित की जाएं या ना जाएं, लेकिन सबल महिलाओं को दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन। में बताइए परसेंटेज। देखिए ये आला कमान जो हाई वो है लीडरशिप है, ये वो तय करेंगे कि क्या परसेंटेज होगा, टिकट किसको मिलेगा। हम ना इसको लेकर सक्षम हैं कहने के लिए, लेकिन जिन महिलाओं को मिलेगा, मैं फिर वही बात कहती हूँ, वो महिलाएं सबल नेत्रियाँ होंगी। वो अपनी सरकार के अगर खिलाफ होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहीं देख लीजिए कि 5 लोगों में 3 महिलाएं बैठी हुई हैं। अगर आप देखें कि महिला आयोग कांग्रेस के शासित राज्य और जब हमारी सरकार केंद्र में थी, महिला आयोग इतनी सशक्त थी कि अगर महिला विरोधी कोई नेता कांग्रेस का या कांग्रेस से जुड़ी पार्टी का भी कोई गलत बयानबाजी करता था तो उसको नोटिस जाता था। आज महिला आयोग कहाँ है? केंद्र में महिला आयोग शांत है, कुछ भी हो जाता है मुंह से बोली नहीं निकलती है किसी की। आखिर सब कहाँ क्यों महिलाएं, ऐसी महिलाओं को हम कहते हैं 33% अगर आपने रिप्रेजेंटेशन दे भी दिया तो क्या होगा? हम फिर वही बात कहते हैं, जो दबे हुए शोषित परेशान समाज हैं उनकी महिलाओं को जब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो जो संसद और विधानसभाएं होंगी वो एक अलग लहजे में गूंजेंगी
और रही बात कि कांग्रेस कितनों को टिकट देती है, तो आप अभी से लेके पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए और अन्य पार्टियों से कंपेयर कर लीजिए। जब 33% अभी लागू नहीं हुआ है तब भी महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिए गए एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। कर रही है मोदी सरकार, उसको उठाना हमारी जो है वो नैतिक जिम्मेदारी है। ओबीसी प्रतिनिधित्व के लिए हम लड़ेंगे। अनुसूचित जनजाति और जो हमारा दबा हुआ शोषित समाज है उसके लिए, उनके सही प्रतिनिधित्व के लिए हमें जितना लड़ना होगा हम उससे ज़्यादा बढ़ के लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी नैतिक, बीइंग अ सबसे बड़ा विपक्ष, सबसे बड़ा ऑपोजिशन होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन समाजों की लड़ाई, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे भले ही वो अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, ओबीसी की हो, उनकी प्रतिनिधित्व के लिए हमसे जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी हम उसको लड़ेंगे। और बेशक ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा रहेगा। हमेशा जब चुनाव हो जाता है तो या तो प्रदेश में विधायक दल की या फिर संसदीय दल की जो प्रतिनिधि होते हैं वो तय करते हैं उनका नेता कौन होगा। तो अभी से ये तय करना कि मोदी बनाम कौन, तो मोदी जी ने तो साबित कर लिया है कि वो किस तरह से डिफंक्ट नेता हैं। सिर्फ सत्ता में आकर देश को बेचना, अडानी अंबानी के हवाले कर देना, अगर वो नेतृत्व मानते हैं तो हम उसको नेतृत्व नहीं मानते हैं। हम देश जो है वो 2024 में ऐसे नेतृत्व को नकारने जा रहा है जो मिडिल क्लास की जेब से, जो गरीब से पैसे छीन कर कुछ लोगों को लगातार अमीर करने में लगा हुआ है। तो ये कहना कि फलाना बलान फनामा लड़ाई होने जा रही है, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये संविधान के साथ कौन है और संविधान को ख़त्म करने का वो है, ये लड़ाई उसकी है। एक तरफ संविधान को ख़त्म करने का काम भाजपा कर रही है और दूसरी तरफ संविधान को बचाने की लड़ाई इंडिया गठबंधन कर रहा है। नफ़रत बनाम मोहब्बत ये लड़ाई है कि जो नफ़रत के मॉल खोलने की कोशिश की जा रही है, जो आंधी उठाई जा रही है, जिसके पीछे आड़ में हर चीज़ अडानी को बेचा जा रहा है, उसको ख़त्म करने की ये लड़ाई है। उसमें नेतृत्व किसका होगा, कौन लीड करेगा, वो चुनाव 2024 की जीत के बाद तय होगा। मैडम, एमपी में बहुत सा केंद्रीय मंत्री को उतार दिया गया विधायक का, ये क्या, इसमें क्या कहना चाहते हैं? बौखलाई है भाजपा, डरी हुई है भाजपा। मतलब विजय वर्गीय जी खुल के कह रहे हैं कि भाई मेरा तो दिल नहीं है, 1% मेरी रत्ती भर इच्छा नहीं है, मैं तो भाषण दे के निकल जाना चाहता हूँ। ऐसा आदमी जो है उसको टिकट दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि शिवराज चौहान डिफंक्ट हो चुके हैं, लूटी हुई सरकार। हम भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे, वहाँ राह चलते लोग हमसे कहते थे हमारा तो मतदान लुट गया, हमने तो वोट नहीं किया था इन लोगों को, ये तो आ गए सत्ता में दोबारा। तो लूटी हुई, जो लूट का माल अपने तकिए के नीचे रख के बैठा रहता है, वो उसको रातों को नींद नहीं आती है। इस वक्त शिवराज चौहान जी की नींद उड़ी हुई है क्योंकि वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता उनके मतदान को लूटने का बदला लेने जा रही है और वो मुंह की खाने जा रहे हैं। और इस बार जब वो सत्ता के बाहर जाएंगे तो वापस अब नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी बहुमत के साथ वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।